देखो मान लो मेरे पास एक, मैं शॉपकीपर हूँ, मेरे पास एक पेन था और मैंने उस पेन का प्राइस ऐसे रखा 50 रुपए। ज्यादा पेन नहीं बिके, पेन स्टॉक में रह गए, ठीक है, सप्लाई ज्यादा नहीं हुई। मतलब अगर मैं बोलूँ डिमांड इज लेस देन सप्लाई, पेन मेरे पास बहुत थे, डिमांड नहीं हुई, फिर मैंने उसका धीरे धीरे प्राइस कितना रखा, 40। फिर भी मैंने क्या देखा, डिमांड किससे कम थी, सप्लाई से, लोग बाग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। फिर मैंने इसका पेन क्या करा, प्राइस रखा 25। तो जितनी मैं सप्लाई करता था उतनी ही क्या हो जाती थी, डिमांड। तो मुझे ये पता चला कि कस्टमर को कितना प्राइस अच्छा लगता है, 25। कस्टमर के लिए अच्छा प्राइस क्या है, 25। अगर मैं इस पेन को 25 का बेचूंगा तो जितना मैं बनाऊंगा वो हाथ के हाथ क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। वैसे अगर मैं बात करूंगा किसकी, क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की, किसकी बात करूंगा मैं, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रेट की मैं बात करूंगा। तो सर ऐसा कौन सा रेट होगा कि डॉलर अगर उस रेट पर आएगा तो सारा का सारा डॉलर क्या होगा, बिक जाएगा, या लोग बाग ज्यादा डिमांड करेंगे। हमें ज्यादा डिमांड भी नहीं चाहिए, हमें ज्यादा सप्लाई भी नहीं चाहिए, हमें दोनों क्या चाहिए, बराबर। तो हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो वो जो रेट होगा उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम रेट। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, it is the rate determined at a level where the demand for foreign exchange is equals to the supply of foreign exchange. So जितनी डिमांड होगी फॉरेन एक्सचेंज की उतनी ही क्या हो जाएगी, सप्लाई। समझे मेरी बात, नहीं समझे? यस। चलो, अभी डायग्राम बनाने को आएगा क्या, नहीं आएगा, बस यहाँ से एक ही डेफिनेशन लर्न कर लेना इसकी, बस। चलो आगे, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट में चेंज होता है तो क्या होगा, चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ध्यान से देखो, ये है आपका डिमांड कर्व, ये है आपका डिमांड कर्व। और अगर ये डिमांड कर्व इंक्रीज होएगा तो कहाँ पे शिफ्ट होएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होएगा। तो अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड अगर बढ़ गई तो क्या देखा जाएगा, बोलो बोलो बोलो, क्या होता था इंक्रीज इन डिमांड में, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही चीज देखो आपको यहाँ पे लिखी हुई है, आपको एक बार इसको क्या करना है, घर पे जाके पढ़ लेना एक बार, फिगर से मिला मिला के। आता नहीं है इसके अंदर, फिगर बनानी आती नहीं है, मेन जो है ना जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ, फिर आपको कोई डाउट होएगा तो मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कॉन्सेप्ट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, देखो जरा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पे आप क्या परचेज कर सकते हो, फॉरेन करेंसीज, और क्या बेच सकते हो, फॉरेन करेंसीज। तो मार्केट क्या होती है, जहां पे आप किसी चीज को परचेज कर सकते हो, किसी चीज को सेल कर सकते हो। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसी मार्केट है जहां कोई सी भी फॉरेन करेंसी परचेज कर सकते हो एंड सेल कर सकते हो। द बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूड, अब यहाँ पे कौन से लोग होते हैं सर, इंडिविजुअल्स होते हैं, आप जैसे मेरे जैसे, फर्म्स होती है, ब्रोकर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, और सेंट्रल बैंक होता है। तो यहाँ पे कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स। लाइक एनी अदर मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ सिस्टम नॉट अ प्लेस। ये क्या है, ये क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू कोई तो इसको क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा, एंड कोई इसको क्या करेगा, परचेज करेगा। The transactions in this market are not confined to only one or few foreign currencies। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक दो करेंसीज बिकती है इसके अंदर, कि सर सिर्फ डॉलर्स बिकता है, कि सारी करेंसीज। इन फैक्ट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसीज विच आर ट्रेडेड, कन्वर्टेड, एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो काफी सारी करेंसीज के अंदर ये लोग डील करते हैं, ऑलमोस्ट सारी करेंसीज आपको यहाँ पे मिलेगी किसके अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। ठीक है, क्या है फंक्शन इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। इस क्वेश्चन से 90% चांसेस है कि क्वेश्चन आना है यहाँ से। एक फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो इनके कुछ फंक्शंस है, एक है ट्रांसफर फंक्शन, एक है क्रेडिट फंक्शन, और एक है हेजिंग फंक्शन। तो 3 फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन, देखो ध्यान से, it transfers purchasing power between the countries involved in the transaction. This function is performed through the credit instruments like bills of exchange, bank draft, and the telephonic transfers. So transfer function, it transfers purchasing power between the countries involved in the transaction. तो मान लो ट्रांजेक्शन हो रही है एक इंडिया के पर्सन से वर्सेस एक यूएसए में पर्सन रहता है मिस्टर जॉन, इन लोगों के बीच में क्या होती है, ट्रांजेक्शन हो रही है। तो इट ट्रांसफर्स, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, परचेजिंग पावर ट्रांसफर हो रही है किसके बीच में, बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व।
तो इंडिया है और यूएसए है, इनके बीच में क्या ट्रांसफर हो रहा है, बोलो क्या ट्रांसफर हो रहा है, परचेजिंग पावर। द फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू, ये कैसे होएगा सर, थ्रू द बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, टेलीफोनिक ट्रांसफर। मतलब सर क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंडिया का एक पर्सन है, इंडिया का एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर तुम सोचो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है मिस्टर जॉनसन। तो इसको डॉलर्स देना है कि लेना है, मिस्टर जॉन से डॉलर देना है कि लेना है, अगर ये इम्पोर्ट कर रहा है इंडिया का एक बंदा मिस्टर जॉन से, डॉलर इसको देना है। तो मिस्टर जॉन पहले क्या बोलेगा कि भाई पहले डॉलर दे दे, फिर मैं तेरे को सामान भेजूंगा। पता चले मैंने सामान भेज दिया, सामान लेने के बाद तूने अपनी कभी शक्ल ही नहीं दिखाई, मैं पैसे किससे मांगूंगा। और ये क्या बोलता है, इंडियन वाला बंदा क्या बोलता है कि पहले तू सामान भेज फिर पैसे भेजूंगा, पता चले मैंने पैसे भेज दिए, तूने सामान भेजा ही नहीं, तूने भी शक्ल नहीं दिखाई। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब क्या होगा कि दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, पहली पहली बार ये क्या कर रहे थे, ट्रांजेक्शन कर रहे थे। तो ना तो जॉन भरोसा कर सकता इसके ऊपर इंडियन पर्सन पे, ना इंडियन पर्सन मिस्टर जॉन पे भरोसा कर सकता। अब बीच में कौन आ जाएंगे ना, बैंक्स आ जाएंगे। तो इंडिया वाला अपने बैंक को बुला लाएगा और मिस्टर जॉन अपने बैंक को बुला लाएगा, ठीक है। अब जो मिस्टर जॉन का जो बैंक वाला है ना, वो किससे बात करेगा, इंडियन वाले के बैंक वाले से बात करेगा कि बताओ तुम्हारा ये जो बंदा है ये कैसा है, इसकी मतलब अगर मैं इमेज की बात करूं बैंक में तो कैसी है। तो बैंक आपकी इमेज की वजह से आपकी क्या लेगा, गारंटी लेगा। बैंक आपकी क्या लेगा, गारंटी, कि मेरे को इस बंदे के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, अगर ये इंडियन वाला बंदा आपको पैसे नहीं देगा तो मैं पैसे दूंगा, टेंशन मत लो, इससे तो मैं निकलवा लूंगा, ये भी इंडियन मैं भी इंडियन, मैं निकलवा लूंगा पैसे, इसका तो डेली का आना जाना है। तो सामने मिस्टर जॉन के बैंक वाला क्या हो गया, खुश। और ऐसे ही मिस्टर जॉन के बैंक वाले ने इंडियन बैंक को क्या बोला कि मिस्टर जॉन भी सही बंदा है, ये आपको सामान जो भी आपको खरीदना है ये बेच देगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। समझे मेरी बात, नहीं समझे। तो यहाँ पे ये लोग गारंटी कैसे ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसके थ्रू, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करेगा, बैंक्स। तो क्या, तो टेलीफोन, ऑब्वियसली बात किस पे होगी, टेलीफोनिक ट्रांसफर्स, कि अगर इसने पैसे नहीं दिया तो इंडियन बैंक वाला बोलेगा मिस्टर जॉन मैं तेरे को पैसे भेज दूंगा, या अगर उसने, अब वो पैसे तो नहीं भेजेगा यूएस वाला, वो सामान भिजवाएगा, अगर उसने सामान नहीं भेजा तो उसके पैसे वापस करवाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, टेलीफोनिक ट्रांसफर। बैंक ड्राफ्ट, बैंक से क्या बनवा दिया, ड्राफ्ट बना दिया, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बैंक से बनवा दिया। बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुमने चैप्टर पढ़ा था ना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वैसी बात कि मतलब मैंने बिल बना के दे दिया इंडियन वाला, कौन बिल बना के देगा बोलो, यहाँ पे शॉपकीपर कौन है, मिस्टर जॉन। जॉन ने बिल बना के दिया और मैंने क्या करा, इसको चेक काट के दे दिया। मैंने इसको क्या दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने क्या बोला, आई प्रॉमिस टू पे यू 1 लाख रुपीज आफ्टर 2 मंथ्स। और मिस्टर जॉन ने बिल किसको जमा करवा दिया, अपने बैंक को, और वो मिस्टर जॉन बैंक से पैसे ले आया। अब सरदर्दी किसकी है पैसे लेने की, बैंक की सरदर्दी है, यूएसए की बैंक की सरदर्दी है इंडियन वाले बंदे से पैसे लेने की, उसको क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता था बैंक से। समझे मेरी बात, नहीं समझे। इतना सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो अब थोड़ा सा रट लेना, नहीं समझ में आ रहा तो। अब बात करते हैं किसकी, क्रेडिट फंक्शन। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, तो आपको बिजनेस करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उधार प्रोवाइड करेगा कौन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको क्या प्रोवाइड करेगी, उधार, पैसे दे रही है अब सीधा। अभी ऊपर ज्यादातर क्या चलती है, गारंटी। ऊपर क्या चल रहा था, ट्रांसफर फंक्शन में गारंटी चल रही थी, यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, मनी इन्वॉल्व है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मेच्योरिटी पीरियड कितना, 3 महीने की, आर जनरली यूज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट। तो ज्यादा से ज्यादा बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने महीने का दे सकते हो, 3 महीने, मतलब उधार कितने महीने का ले सकते हो आप सामने वाले से, 3 महीने का। 3 महीने में तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड इन ऑर्डर टू इनेबल इंपोर्टर टू टेक पोजेशन ऑफ गुड, सेल देम एंड ऑब्टेन मनी टू पे ऑफ द बिल। अब मैंने मिस्टर जॉन से सामान लिया, गुड्स आ गए मेरे पास, किसके पास, इंडियन पर्सन के पास। इंडियन पर्सन उसको मार्केट में लेकर गया, उसको मार्केट में क्या करेगा, सेल करेगा, पैसे आएंगे तो वो किसको देगा, मिस्टर जॉन को। और ये काम कितने टाइम में हो जाना चाहिए, 3 मंथ्स में हो जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर जॉन कब तक रुकेगा, क्यों, तो मिस्टर जॉन इसके बैंक से क्या ले लेगा, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेगा, कितने का, 3 महीने का, गारंटी के लिए, कि कल को अगर इसने पैसे नहीं दिए तो इसका बैंक मेरे को पैसे दे देगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे। चलो बात करते हैं किसकी, हेजिंग फंक्शन। व्हेन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट किसका करा है, सामान बेचने का,
and buy goods on some future date at a current prices and exchange rate, it is called hedging. ध्यान से देखो, ध्यान से। एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल। इन्होंने क्या एग्रीमेंट करा कि ठीक है, एक जना बेच रहा होगा, एक जना खरीद रहा होगा। इन्होंने क्या कर दिया, एग्रीमेंट। जिस दिन इन्होंने एग्रीमेंट करा उस दिन एक फॉरेन एक्सचेंज का रेट होगा, उस रेट के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया होगा, एग्रीमेंट टू बाय एंड सेल गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट। देखो ध्यान से, आज की क्या तारीख है, 12/9/2022। रात को तुमने फोन मिलाया 10 बजे मिस्टर जॉन को, और तुमने क्या बोला, जॉन जी मुझे आपसे क्या करना है, कुछ परचेज करना है। आज का रेट मान लो $1 चल रहा है, 79 रुपीज। मुझे आपसे कुछ परचेज करना है, सामान परचेज करना है, जिसकी पेमेंट मैं आपको करूंगा 22 सितंबर 2022 फ्यूचर में। कॉन्ट्रैक्ट तो आज हो गया, पेमेंट कब होगी, फ्यूचर में। अब फ्यूचर की जो पेमेंट है, मान लो उस दिन डॉलर का रेट हो गया 75। अब कौन सा रेट ले सर, ये वाला जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ के वो वाला जिस दिन हमें पेमेंट कर दिया। तो ये जो भी रेट है ना, कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज ना हो कि अब देखो यहाँ पे किसका फायदा और यहाँ पे किसका फायदा है, बोलो। 79 पे किसका फायदा है, 75 पे किसका फायदा है। 79 पे किसका फायदा है, जॉन का कि मेरा, जॉन का। और इस पे 75 पे मेरा फायदा है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि भाई जॉन देख ले इस तारीख को, आज तो 75 का रेट है, मैं 75 पे दूंगा। जॉन क्या बोलेगा, भाई जिस दिन तूने कॉन्ट्रैक्ट करा था 79 का, हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उस दिन एक रेट डिसाइड कर लेंगे। उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेजिंग फंक्शन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। when exporters importers enters into a agreement to sell and buy goods on some future date, फ्यूचर डेट पे सारा काम करेंगे एट द करंट प्राइसेस। प्राइस कौन से लगेंगे, करंट के। तो करंट प्राइस कौन सा लग रहा था, 79, एंड एक्सचेंज रेट इट इज कॉल्ड हेजिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करा ना, उस दिन का प्राइस 79 का प्राइस आप यूज करोगे, चाहे फ्यूचर में आप जो मर्जी ट्रांजेक्शन करो, कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन हुआ उस दिन का प्राइस देखना है। द पर्पस ऑफ हेजिंग इज टू अवॉइड लॉस। अब लॉस किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, मिस्टर जॉन का भी हो सकता है। डेट माइट बी कॉज ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशंस। एक्सचेंज रेट वेरी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट वाले डेट के ऊपर और ट्रांजेक्शन वाले डेट के ऊपर इन द फ्यूचर। सिंपल, इसके क्या बोलते हैं, हेजिंग फंक्शन। तो मतलब आपने क्या करा ना तो इस केस के अंदर आपका लॉस हुआ, ना तो इंडियन पर्सन का लॉस हुआ, ना मिस्टर जॉन का लॉस हुआ। तो आपने एग्रीमेंट के अंदर एक ऐसा प्राइस वो कर लिया, दोनों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जिस फ्यूचर डेट पे आप ट्रांजेक्शन करते तो किसी ना किसी का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो उस लॉस को हमने क्या करा है, अवॉइड करा है। समझे। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको यहाँ तक एक बार पढ़ते हैं, स्टॉप करते हैं यहाँ पर। एक बार तुम इसकी रीडिंग कर लो, कोई डाउट है मेरे से पूछो फटाफट से जल्दी से।